Good evening, everyone. In today's lecture, we are going to practice the important question answers and PYQs of our class 12th chapter Biodiversity and Conservation. Let's start with the first question. Which of the three forests, temperate, mangroves and tropical evergreen, is more vulnerable to invasion by outside animals and plants? बिकॉज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस है, तो दिस फॉरेस्ट इज़ मोर वनरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर सीक्रेट ग्रुप्स हाईली प्रोटेक्टेड? एज अपने SST में भी पढ़ा होगा, मतलब 10th या 9th में आई फील. बट या सीक्रेट ग्रुप्स का बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, बहुत अलग अलग फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में, बहुत एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं. बट ये प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? नॉट जस्ट कि फॉरेस्ट उनको बहुत कुछ देता है, बट एक रिलीजियस बिलीफ भी रहता है फॉरेस्ट की तरफ. एंड ये सारे कम्युनिटीज़ उसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं. सो उस फॉरेस्ट में कुछ ऐसे स्पीशीज़ भी होते हैं, बहुत रेयर भी होते हैं और एक्सटेंशन का थ्रेट भी होता है उन्हें. तो इसलिए ये सारे कम्युनिटीज़ मिलके वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 4 कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. हमने 4 पढ़े हैं NCERT के द्वारा. दैट इज़ हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेंशन एंड को एक्सटेंशन. नाउ हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि अबाउट पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितना एरिया कवर करता था, एंड अब इट कवर्स ओनली 6% एरिया. येस. And we had read about Amazon forest, so that वहाँ पे it was a really huge forest and that is considered as lungs of the planet Earth. but अभी उसको कट डाउन किया जा रहा है कैटल्स को फीड करने के लिए या फिर सोयाबीन्स का कल्टिवेशन करने के लिए. सो अगर डिटेल में आए तो यू कैन राइट ऑल द पॉइंटर्स दैट आर NCERT बेस्ड. बिकॉज नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. आज हमने पढ़ा था कि किसी स्पीशीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से भी उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है. तो वी हैड रेड स्टेलार सी काउ ऑफ रशिया एंड पैसेंजर पिजन एंड एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन. इसके एग्जाम्पल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. वी हैड रेड अबाउट African catfish which killed our indigenous fishes. Nile perch का example we had read. and in co-extinction मतलब दो लोग जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लाइक wasp का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था. तो यू कैन राइट ऑल दीज एग्जाम्पल्स अगर ब्रीफ में आए तो. नाउ हाउ आर इन सीटू एंड एक्स सीटू अप्रोच ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? इन सीटू कंजर्वेशन में क्या था? उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना. बट एक्स सीटू में क्या है? उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर कोई ऐसी जगह बनाना जो ह्यूमंस बनाएंगे ऑफ कोर्स, एंड वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करना. दैट इज़ एक्स सीटू. एंड इन सीटू में हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, सीक्रेट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था. एक्स सीटू में वी रेड अबाउट जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक्स में हमने पॉलन ग्रेन्स या फिर जो सीड्स होते हैं उनको -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में रिजर्व किया जाता है. बिकॉज अगर कोई एक्सटिंक्ट मतलब या दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. सो या ग्रेटर मोबिलिटी टू एनिमल्स बिकॉज ऑफ लार्जर हैबिटेट. इन सीटू में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत बड़ा है. तो एनिमल जो है वो अपने ही एरिया में खुल के घूम सकता है, बट नॉट इन एक्स सीटू. बिकॉज एक्स सीटू अब इंसान इतना बड़ा जगह तो नहीं बनाएगा ना एक एनिमल के लिए. सो दिस इज़ नॉट अ नेचुरल हैबिटेट. सो मोबिलिटी क्या है, कम हो जाती है. Question number 5. Substantiate with help of one example that in an ecosystem mutualists tend to co-evolve and are one of the major cause of biodiversity loss. Yes, this is a very important question. Previous year question है CBSE 2014 का. एंड इकोसिस्टम में जो म्यूचुअलिस्ट है वो ऑफन को-इवॉल्व होते हैं. जैसे कि फ्लावर्स का रिश्ता ले लो विथ बीज एंड इंसेक्ट्स, बिकॉज दे आर पॉलिनेटर्स, राइट. अगर वही नहीं होंगे तो हाउ कैन प्लांट्स डू क्रॉस पॉलिनेशन, एंड कहाँ सारी इतनी वैराइटीज़ आएंगे? फिर तो प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन पे ही डिपेंड होना पड़ेगा. सो दिस इज़ अ रियली
Major example fig can be pollinated only by its partner wasp and no other species. ये बहुत बहुत important question है because ये आपके this had come in your exam. Yes, as an MCQ I had seen in one of the sample papers. Yes, co-extinction, elimination of one species in variable leads to extinction of the other. सो को एक्सटेंशन में क्या होता है कि एक स्पीशीज, अगर एक स्पीशीज नहीं रह पा रहा तो दूसरा उस पर डिपेंड है, तो दैट कैन ऑल्सो नॉट लिव, राइट. अगर फिग को वैस्प आएगा ही नहीं पॉलिनेट करने के लिए तो हाउ कैन फिग प्लांट बी अलाइव, राइट. नेक्स्ट, explain concept of endemism, name hotspots of our country. Endemism, it's very basic, right? Species confined to that region and not found anywhere else. ऐसी कोई भी species जो सिर्फ वहाँ पे पाई जाती है और पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती, so that is endemism. And you can briefly explain. Name hotspots of our country. हमारे country के 3 major hotspots है, that is Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya. So this is real hotspots बहुत important है. Now question number 7, write the inference drawn by Alexander von Humboldt after his extensive exploration of South American jungle. Now Alexander von Humboldt ने क्या किया, species area relationship दिया, right? The graph and all is really important. He observed that when the area explored increases, species richness increases till a certain limit. अब species कितना ही बढ़ेगा, मतलब species का तो एक limited number है ना, तो जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाओगे स्पीशीज़ भी उतना ही बढ़ेगा, बट तब तक बढ़ेगा जब तक वो स्पीशीज़ का नंबर उतना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता. Question number 8, explain giving reasons why tropics show greatest levels of specific diversity. Oh my god, this is again a repeated question. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed and have a long evolutionary time for species diversification. अब स्पीशीएशन के लिए बहुत टाइम मिलता है क्योंकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स एक ऐसे लैटिट्यूड है ना जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वेरिएशंस नहीं आते, एवरीथिंग इज़ स्लोली एंड एवरीथिंग इज़ कांस्टेंट, सो एवोल्यूशन के लिए टाइम मिलता है. सो सीजन्स ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते, कांस्टेंट होते. एनवायरनमेंट के जो कंडीशंस है उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. नीड्स specialization for greatest specific diversity and more availability of solar energy contributes to higher productivity. Obviously tropics में ज़्यादा sunlight होती है तो वहाँ पे productivity भी ज़्यादा होती है, right? Question number 9, how have the following factors affected the biodiversity of an area? Habitat loss and fragmentation, again important है. The Abel quadrant is really important. And over exploitation. Now habitat loss and fragmentation, the most important cause driving animals and plants to extinction. As हमने पढ़ा था कि tropical rainforest जो कभी 14% कवर करता था पूरी धरती का, अब 6% से भी ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है. एंड हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन मतलब किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना, उसका डिस्ट्रक्शन करना, या फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इनटू अदर लैंड यूजेस. हाँ ठीक है, अगर तुम लोग उसके टुकड़े भी कर रहे हो पर यू आर नॉट प्रिजर्विंग इट एज इट इज़, राइट? उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो आप. एज हमने और एक एग्जांपल पढ़ा था अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट का, जो कि कट डाउन हो रहा है सोयाबीन के लिए, बीफ कैटल्स के लिए, ग्रासलैंड्स के लिए, उनके लिए. एंड इस सब में जो मेजर इफ़ेक्ट पड़ा है और जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, दैट इज़ ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स. बिकॉज अब जो मैमल्स, बर्ड्स है, अगर लैंड्स को ही कट कर रहे हैं तो वेयर दिस एनिमल्स विल गो, राइट? वो तो ऑब्वियसली दे विल कम टू यू ओनली. भाई इधर से सड़कों पे आएंगे बेचारे, अगर तुम ही उनका घर छीन रहे हो तो दे हैव नो प्लेस, राइट? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसमें हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े थे, स्टेलार सी काउ ऑफ रशिया एंड पैसेंजर पिजन. अभी excessive exploitation of a species, whether a plant or an animal, reduces size of its population vulnerable to extinction. In last 500 years,
I'll just correct it. Many species species extinct due to exploitation by humans. Humans ने इनका ज़्यादा यूज़ किया है. So उसके वजह से ये दो एग्जांपल्स याद रखना, स्टेलार सिका ऑफ रशिया एंड पैसेंजर पिजन ऑफ. Now, question number 10. Explain narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and ethical in favor of conservation of biodiversity. Narrowly utilitarian मतलब डायरेक्ट, हमें फॉरेस्ट या फिर इन सारी चीज़ों से हमें डायरेक्ट यूज़ है. वी आर देखो, अब अगर फॉरेस्ट की बात की जाए, हमें बहुत कुछ मिलता है, प्लांट्स, फ्रूट्स, एस्थेटिक प्लेजर, ये वगैरह. बट नैरोली यूटिलिटेरियन में क्या क्या आता है? फूड, फाइबर, फायरवुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्लांट्स. अब जो 25% जो ड्रग्स है वो जो फॉरेस्ट वगैरह है उनके 25,000 जो स्पीशीज़ है वहाँ से आते हैं. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या आता है? हमें ऑक्सीजन मिलता है, एज एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. पूरे टोटल ऑक्सीजन जो है हमारी अर्थ की, उसका 20% कम इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एंड उसमें पॉलिनेशन भी आता है, एस्थेटिक प्लेजर मतलब एक शांतता, एक पीस नेचर की तरफ, वो दैट इज़ एस्थेटिक प्लेजर. नाउ एथिकल में स्पीशीज़ का कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है. अगर वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, डजंट मीन उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट? सो वो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करें. Now, question number 11. Alien species invasion has been a threat to biodiversity. Justify with help of a suitable example. Yes, alien species invasion as Nile perch and African catfish. So, alien species को या तो इंटेंशनली या तो डेलिब्रेटली मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं होता कि एलियन स्पीशीज़ को मतलब कोई नुकसान ही करवाना है इसलिए हम लोग डाल रहे हैं एलियन स्पीशी को. इट्स नॉट, मतलब वी डोंट नो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके. सो अब एग्जाम्पल इज नाइल पर्च वॉज इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया एंड इट कॉज एक्सटेंशन ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिशेस. This is very important example. 200 species of cichlid fishes. African catfish caused extinction of indigenous catfish. And फिर पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, as you all know, wheat को कितना ये किया था नुकसान. So these are the major examples. And ये questions 2 मार्क के आ सकते हैं, 3 मार्क के आ सकते हैं, मे बी MCQs में आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं. सो आई एम नॉट जस्ट, मैंने इसलिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आई हैव नॉट रिटन लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, दे कैन कम एज इट इज़. बट दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड हुए. नाउ लेट्स गो टू द नोट्स ऐप. वहाँ पे और क्वेश्चंस हैं. I just want to cover 2-3 questions of the pie chart. Just a second. Okay, so let's now start with the first question. Study the pie chart representing the global diversity, proportionate number of species of major taxa and answer the following. बहुत easy है. This is of invertebrates. ये invertebrates का जो हमारा ग्राफ है ये उसके क्वेश्चंस है, मतलब उसका पाई चार्ट है. अभी एग्जांपल मतलब यहाँ पे तो वी नो एक्स, अगर ज़्यादा परसेंटेज देखिए इन्वर्टिब्रेट्स में तो इंसेक्ट्स है, ठीक है, और अगर उसके बाद देखें क्रस्टेशियंस है, अदर एनिमल्स हैं, एंड वाई मोलस्क्स है, ठीक है. सो दिस वाज, मतलब ये तो बहुत ईजी सा है. यहाँ पे बस क्वेश्चन दिया था कि आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन पाई चार्ट. तो एक्स क्या है, इंसेक्ट्स है, एंड वाई क्या है, मोलस्क्स है. नाउ कमिंग टू द उसका ही सब पार्ट, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन, मतलब उसी इसका सब पार्ट है. विच वन ऑफ द टू, एक्स और वाई, इज मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप बाय व्हाट परसेंटेज भी पूछा है. तो हमने पढ़ा था कि जो टोटल नंबर है उसका 70% तो एनिमल्स है एंड 22% जिसमें प्लांट्स, एल्गे ये सब आते हैं. बट अब अगर 70% की बात की जाए तो 70% में भी हर 10 में से अगर हर 7वां इंसेक्ट है, तो अगर यहाँ पे पूछा है मोस्ट स्पीसीज रिच,
यहाँ पे दिख रहा है हमें मोस्ट स्पीशीज रिच इंसेक्ट है, रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, और परसेंटेज क्या है, 70% आंसर होगा। ठीक है, ओके। ये एक लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर। सो ये फिशेस है, ये बर्ड्स है और ये रेप्टाइल्स है। तो इसके लिए एक निमोनिक मैंने बनाया था, मतलब मैं जब याद करती थी तो एफ बी पे राम। ठीक है, नाउ F means fishes, B means birds, and R means reptiles, A means amphibians, and M means mammals. अब ये तो मैंने ऑर्डर तो मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट ही बनाया है, तो यू कैन मतलब ऐसी आप याद कर सकते हो, फेसबुक पे राम जी या फिर फेसबुक पे राम, लाइक कुछ भी, जस्ट योर बस याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। सो आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर। सो ए इज़ मैमल एंड बी इज़ एम्फीबियंस। ये बहुत कंफ्यूज हो गया आप। सो बर्ड्स के जो ऊपर वाला है दैट इज़ ए है, वो मैमल्स है, एंड रेप्टाइल्स के नीचे वाला एम्फीबियन है। सो ये याद में रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू। एंड आगे कौन से लेक्चर्स चाहिए ज़रूर बताना। वैसे मैं इस साल मतलब बायो तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बट येस मैं इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करवा रही हूँ। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाकी सारे चैप्टर्स के भी आई हैव प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, वो भी देख लेना। आई होप तुम्हारे एग्जाम सेशंस में बहुत हेल्प कर रहे होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।